एक चीज ये भी थी सर कि मैं विलेज से आता हूँ। हम्म। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे देखा है कि रियल में फार्मर्स के क्या इश्यूज वगैरह होते हैं। दिन 40 डेज मैंने 100+ मॉक्स लगाए थे प्री के। 40 डेज के अंदर उसी का सर फिर उसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट भी अपनी खुद सेल्फ एनालिसिस के लिए बनाई थी, जिसमें सबका स्कोर एंड मॉक का स्कोर एंड वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स वगैरह ओके। लिखता था। सुबह उठने के बाद 2 आवर्स जिए एंड रात में सोने से पहले 2 घंटे जिए। लेकिन तो ऐसा लग रहा था कि जैसा इंटरव्यू किया मुझे 70 तक ही मार्क्स मिलेंगे, बट एट द एंड दे गेव मी 77 मार्क्स उन्होंने दिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। सो आज मेरे साथ है सोमिल चौरसिया, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईबीपीएस आरआरबी पीओ 2025 एंड इनको अलॉट हुआ है यूपी ग्रामीण बैंक। सो हाय सोमिल, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू सर। सो सोमिल, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं उन्नाव यूपी से हूँ एंड ओके। मैंने वीएनआईटी नागपुर से बीटेक किया हुआ है। एंड मेरी लास्ट ईयर ग्रेजुएशन हुई थी, जुलाई 2025 में मेरी ग्रेजुएशन हुई है। सो कैसे आपने सोचा कि मेरे को बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए? मतलब आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में या बैंक में है, जहाँ से आपको एक मोटिवेशन मिला, नो आई हैव टू गो इन द गवर्नमेंट एग्जाम साइड? सर एक्चुअली इशू ये हुआ था कि लाइक आजकल मतलब हम देख रहे हैं ना कि जियो पॉलिटिक्स की वजह से कितना जॉब डिस्ट्रप्शंस वगैरह सब हो रहा है। बिल्कुल। तो उसकी वजह से एक ये था कि लाइक जैसे पेरेंट्स की भी एज हो रही है, उनकी भी 50 के ऊपर है। ऐसा चाहिए था कि एक स्टेबल करियर चाहिए था। तो इसीलिए ये देख रहा था। तो मैंने जैसे थोड़ा सा इसका सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ था, क्वांट रीजनिंग हम्म। इंग्लिश वगैरह। तो देखा था कि बैंकिंग का भी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो फिर वहां से ये चीज सोची थी कि हाँ फिर बैंकिंग में ही जाना है। और प्लस एक चीज ये भी थी सर कि मैं विलेज से आता हूँ। हम्म। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे देखा है कि रियल में फार्मर्स के क्या इश्यूज वगैरह होते हैं। तो एक थोड़ा राइट। ये भी था कि मैं उनकी भी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊंगा इस सेक्टर में रह के। अच्छा, 2025 में आपका ग्रेजुएशन हुआ एंड यस विद इन सर। द फर्स्ट अटेम्प्ट यू क्लियर द एग्जामिनेशन, बट एग्जाम की तैयारी आपने पहले से स्टार्ट कर दी होगी आई थिंक। तो कब से तैयारी आपने शुरू कर दी थी? सर एक्चुअली मैंने 2024 में ये एग्जाम्स वगैरह का देखा था पहली बार कि कैसे क्या होगा। ओके। मैंने उस टाइम पे मेरे प्लेसमेंट सीजन से पहले 3-4 महीने की प्रिपरेशन करी थी एग्जाम्स की। एंड 3-4 महीने प्रिपरेशन करी थी, उसके बाद बीच में 4-5 महीने मेरा एकदम लाइक छूट गया था प्रिपरेशन वगैरह। हम्म। तो जैसे जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैं घर वापस आया जब, तो उसके बाद से बस मैंने थोड़ा एक वीक या 10 डेज अपना रिवीजन किया था, जो नोट्स वगैरह बनाए थे, फिर मैं मॉक्स देने के लिए बैठ गया था। अच्छा, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी आफ्टर योर ग्रेजुएशन, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको लगा कि थोड़ा टाइम ज्यादा देना चाहिए, या कोई आपका वीक सब्जेक्ट हो, या कोई आपको लगा कि ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा? तो मेरे लिए करंट अफेयर्स एक नया सब्जेक्ट था, क्योंकि एज एन इंजीनियर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो थोड़ा सा ठीक ही था। बिल्कुल। बट करंट अफेयर्स कभी ऐसा फॉर्मली नहीं पढ़ा हुआ था, तो वो काफी चैलेंजिंग था। और इनिशियली मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस जैसे 1 मार्क से रह गया था। ओके। तो उसमें भी जीए की वजह से ही मेरा एक्चुअली रह गया था। तो मैंने बाद में फिर जीए में काफी लाइक किया था, पढ़ाई करी थी, सबसे ज्यादा उसी को किया था। एंड फिर लास्ट तक मेरे 17 मार्क्स थे जीए में, फिर आरआरबी पीओ मेंस में। जब आपने तैयारी शुरू करी बेसिकली फॉर द आरआरबी, Yes. तो प्रीलिम्स के साथ आपने मेंस को भी तैयार करा, या पहले प्रीलिम्स खत्म करा फिर आपने मेंस के लिए करा? सर मैं मेंस के लिए और आरबी के लिए सिर्फ करंट अफेयर्स कर रहा था, ओके। क्योंकि मुझे लाइक अपना क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की एबिलिटीज पे इतना ये मतलब कॉन्फिडेंस था कि अगर मुझे एग्जाम के बाद 1 महीना भी, प्री के बाद 1 महीना भी मेंस के लिए मिल जाएगा तो मैं उसमें कवर अप कर लूंगा। तो मैं सिर्फ प्री के साथ करंट अफेयर्स कर रहा था। और मॉक टेस्ट कब से देना आपने शुरू करा अब प्री के की मतलब इसके प्रीलिम्स के लिए? प्री के सर जैसे ही मेरा आईबीपीएस पीओ मेंस खत्म हुआ था, उसके बाद ऑलमोस्ट 40 डेज का टाइम था मेरे पास। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दिए थे मॉक्स वगैरह इसके। और मॉक टेस्ट में नंबर्स कैसे आ रहे थे? मतलब फ्लक्चुएशन ज्यादा था, या फिर एक कांस्टेंट आपको स्कोर दिख रहा था? सर एक्चुअली इसमें एक मेरे साथ इशू ये हुआ था कि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है मेरा। और वो आता नहीं है। प्री में हाँ। होता नहीं है। तो हम्म। लाइक मुझे उस चीज को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था कि पीओ मेंस नहीं निकला था आईबीपीएस। तो वहां से थोड़ा ये था कि इसमें करना करना है आरआरबी में। हम्म। तो ये था सर कि एक फिर
प्लान बनाया था कि पीओ प्री में रीजनिंग और क्वांट में स्पीड इंक्रीज करने के लिए मॉक्स एंड सेक्शनल्स ही खूब प्रैक्टिस करना है। तो सर विद इन 40 डेज मैंने 100+ मॉक्स लगाए थे प्री के। 40 डेज के अंदर उसी का सर फिर उसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट भी अपनी खुद सेल्फ एनालिसिस के लिए बनाई थी, जिसमें सबका स्कोर एंड मॉक का स्कोर एंड वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स वगैरह ओके। लिखता था। तो ग्रेजुअली सर स्टार्ट किया था तो ऑनेस्टली मेरा 60-65% आ रहा था, क्योंकि इंग्लिश नहीं थी उसमें। हम्म। बट धीरे धीरे जैसा एनालिसिस होता गया, चीजें इंप्रूव होती गई, तो लास्ट लास्ट तक 95-96 परसेंटाइल टच होने लगा था एग्जाम के 1-2 दिन पहले तक। ओके। और एग्जाम का जो लेवल था, तो जैसे आपने जो ऑलिव बोर्ड पे मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे यस और सर। जो एग्जामिनेशन रियल एग्जाम जो आया था, कितनी सिमिलरिटी आपको लगी और कितना डिफिकल्टी लेवल आपको लगा? तो जो रियल एग्जाम था वो ऑलिव बोर्ड के मार्क्स के एकदम वैसे ही लेवल का था, या उससे हम थोड़ा सा एक ऐसा बोल सकते हैं कि 5 to 10% हल्का इजियर ही था। हम्म। तो मार्क्स के कंपैरिजन में तो ठीक ही था लेवल। एंड आफ्टर द प्रीलिम्स, जब आपने मेंस के लिए करना शुरू करा, क्योंकि मेंस में अगर हम क्वांट की रीजनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं एक एकदम से लेवल इंक्रीज होता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस क्वांट में भी अच्छे लेंदी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो उसके लिए आपने कितना फ्रीक्वेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा, या फिर आफ्टर द प्रीलिम्स आल्सो आपने मेंस को फोकस करा, मतलब मॉक्स को फोकस करा? तो मेरा ऐसा था कि मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था, इसके बाद मेंस के बाद। ओके। ओके। मेंस के बाद टॉपिक वाइज स्टार्ट किया था। मैं जैसे ऑलिव बोर्ड का मेरे पास लाइक सुपर एलाइट मैंने लिया हुआ था बैच। हम्म। तो उसमें टॉपिक वाइज क्विजेस मेंस वगैरह, फिर उसके बाद टॉपिक वाइज जैसे किया, फिर सेक्शनल पे जंप किया। फिर हम्म। सेक्शनल के बाद जब ये दोनों चीजें हो गई थी, फिर लास्ट के 15-16 डेज में मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया था। तो मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे आ रहे थे, मतलब किस टाइप के? आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन दिख रहा था या फिर एक कंसिस्टेंसी आपको मार्क्स में दिख रही थी? तो मेंस तक एक्चुअली जैसे था कि इंग्लिश वापस आ गई थी मेंस में। हम्म। तो फिर वहां पे मार्क्स फिर ठीक हो गए थे वहां पे। एक्चुअली कंसिस्टेंटली 98-99 परसेंटाइल के ऊपर आ रहा था मार्क्स में फिर वहां पे। इंक्लूडिंग जीए? इंक्लूडिंग जीए कंप्यूटर, सब सब मतलब पूरे मॉक में। ओके, पूरे मॉक में। ओके। और जीए को आपने कितना टाइम देना शुरू करा मेंस के टाइम पे? जीए के लिए तो पर डे मेरा ऐसा था कि सुबह उठने के बाद 2 आवर्स जीए एंड रात में सोने से पहले 2 घंटे जीए, लाइक टोटल 4 आवर्स जीए कर रहा था मैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ एक क्वांट और रीजनिंग, उनको एक लगता है कि एक, क्योंकि क्वांट रीजनिंग का जो हाइप क्रिएटेड है, तो वो बच्चा क्वांट और रीजनिंग के लिए एकदम फोकस रहता है कि मेरे को क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, सब है। बट ये वाला सेक्शन ऐसा है कि उसको एकदम मेन से 10 दिन पहले उठाते हैं बहुत सारे लोग, 15 दिन पहले उठाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या क्या आपकी स्ट्रेटेजी थी जीए को लेके? क्योंकि बहुत सारे लोग इंटरव्यू देखेंगे तो उनको भी एक क्लैरिटी मिलेगी कि जीए को कैसे प्रिपेयर करना है। सर एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने जीए पे इतना ज्यादा फोकस क्यों किया, उसके दो रीजंस थे। हम्म। सबसे पहले तो एक रीजन था कि मुझे पता था कि मेरा एमबीपीएस पीओ मेंस जीए की वजह से रुका था, वहां पे मेरे से 5 मार्क्स आए थे जीए में। बिल्कुल। एंड सेकेंड रीजन ये था सर कि जैसे क्वांट एंड रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि ऑल सिर्फ हमारे पास 30-30 मिनट्स ईच का टाइम होता है आरआरबी पीओ मेंस में। तो ऑल बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमसे छूट जाएंगे, सब हो भी नहीं पाएंगे हमसे। तो वहां पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है हर बंदे की। कभी कभी तो ऐसा भी होता है आप सब क्वेश्चंस देख भी नहीं सकते कि क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम चला गया। और वहीं जीए ऐसा सब्जेक्ट है आप 40 के 40 क्वेश्चन अच्छे से देख भी सकते हो, क्वेश्चन पे थोड़ा सोच भी सकते हो, और फिर अटेम्प्ट करना नहीं करना। तो जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये सही से किया जाए तो बहुत अच्छा स्कोरिंग बूस्टर है वो। बिल्कुल। तो जीए की सर मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी थी कि मैं जैसे 200 ऑलिव बोर्ड की मैं पीडीएफ देखता था, तो उसमें जैसे ऑलिव बोर्ड की जीए की पीडीएफ होती थी, उसमें अराउंड हम्म। 220-230 पेजेस ऑफ कंटेंट होता था मंथली की जो अफेयर्स थी। फिर उसके बाद उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस वगैरह होते थे। तो क्या करता था कि जैसे मंथली पीडीएफ पढ़ ली, उसके हम्म। बाद यूट्यूब पे उसी का रिवीजन वीडियो देख लिया, फिर आके वो वाले क्वेश्चंस पढ़ लिए जो पीडीएफ में दिए हैं, देन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया जीए का। एंड ओके। प्रायोरिटी ये रखी थी कि जीए में रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। मैंने सिर्फ 3 या 4 मंथ्स की जीए ही करी थी आरआरबी पीओ मेंस के लिए। बट वो 3-4 मंथ्स का मैंने 5-6 बार रिवीजन कर लिया था। आरबीआई सर्कुलर वगैरह भी आपने पढ़ा था क्या?
विद इन पीडीएफ से सर पढ़ा था मैंने, अलग से कुछ नहीं पढ़ा अच्छा, था। अलग से नहीं, उसी में से जो कंटेंट था वही आपने हाँ, पढ़ लिया था। ओके। एंड व्हाट अबाउट द इंटरव्यू, वो कैसा रहा? इंटरव्यू अच्छा था सर। इंटरव्यू में इट वाज लाइक बैलेंस्ड इंटरव्यू था, कि मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसा इंटरव्यू किया मुझे 70 तक ही मार्क्स मिलेंगे, बट एट द एंड दे गेव मी 77 मार्क्स उन्होंने दिए। ओके। तो इंटरव्यू में तो बस एक ही टिप है सर कि हर चीज तो आ नहीं सकती इंटरव्यू के लिए, कहीं ना कहीं तो फंसेंगे ही। तो उस चीज से डिसहार्टन नहीं होना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि इंटरव्यू में आगे। इंटरव्यू के लिए भी आपने प्रिपरेशन करी थी या फिर अपने आप से सारी चीजें तैयार करी थी? हाँ, मॉक इंटरव्यू लिया था सर। ओके। अगर मैं, एक सब्जेक्ट है जो कि कंप्यूटर, मतलब वैसे तो इजी सब्जेक्ट है, मतलब उसके ऊपर कोई बात है नहीं, बट फिर भी मार्क्स उसके रहते हैं लगभग 20 मार्क्स आपको, 40 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कैसा कंप्यूटर आपने मतलब जो अटेम्प्ट किया था, कैसे प्रिपरेशन करी, क्या था? सर कंप्यूटर में तो मेरा एक्चुअली सिंपल था कि मतलब बचपन से एक ऐसा सब्जेक्ट था जो थोड़े से टच में था, क्योंकि हम्म, बैकग्राउंड वैसा था कि कभी ना कभी जरूरत पड़ती थी। तो हम्म, उसमें बस ऐसा था कि एक बार पूरी पीडीएफ को बेसिक रिवीजन करना था। तो जैसे ऑलिव बोर्ड की कंप्यूटर पीडीएफ वगैरह है, तो मैंने तो ऑलिव बोर्ड की कंप्यूटर के लिए तो ऑलिव बोर्ड की कंप्यूटर पीडीएफ से पढ़ी थी मैंने। उसी फिर उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस वगैरह थे, मॉक्स वगैरह में क्वेश्चंस आते थे, उसका एनालिसिस करता था। ऑल्दो मतलब जो इस बार का कंप्यूटर का लेवल था लास्ट ईयर से कंपैरिजन में मुझे हार्ड लगा था थोड़ा। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे आपने कंप्यूटर के अप्रोक्स? 40 में मैंने 15 ही किए थे, क्योंकि मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस लग नहीं रहा था क्वेश्चंस करते टाइम, तो यही था कि तो डाउटफुल मैंने किए नहीं थे। अच्छा, रीजनिंग कैसा आया था मेंस का? रीजनिंग वाज गुड, लाइक इट वाज बैलेंस्ड रीजनिंग था, कि जैसा लाइक मॉक्स में जैसी थी वैसी रीजनिंग थी, उससे थोड़ी सी इजियर ही थी। एंड अब आपका आगे क्या प्लान है, मतलब यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनीथिंग एल्स, आरबीआई ग्रेड बी या फिर एसबीआई पीओ मेंस, क्या प्लान है? या फिर नाउ यू वांट टू स्टक हियर ओनली एंड आगे अब सारी चीजें अब यहीं से स्टार्ट करेंगे? अभी तो सर मेरा परसों आईसीएल मेंस है, ओके। तो परसों उसका एग्जाम है, एंड देन सर मेरा एक्चुअली अभी ईसीजीसी का इंटरव्यू था, हो ओके। चुका है। तो मैं सर उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ, मतलब उसका वेट करूंगा, फिर उसके आगे डिसीजन लूंगा कि क्या करना है, अगर उसके रिजल्ट के बेसिस पे। ओके। फिलहाल अभी आईसीएल के बाद तो आरबीआई असिस्टेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। ओके, मतलब रुकना नहीं है अपने को अभी, और भी चीजें हैं। हाँ सर, अभी मतलब अभी रुकने का कोई फायदा भी नहीं है। अभी बहुत अभी है, अभी एज भी है साथ में, तो कर एज भी है, सकते हैं। सही बात है। चलिए, वेरी गुड। एंड एक लास्ट अपनी तरफ से कोई आप एक मैसेज या कोई एक मोटिवेशन देना चाहें जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर द 2026 एग्जाम, अभी क्योंकि कैलेंडर आया है, नोटिफिकेशन आना शुरू होंगे, प्रिपरेशन के लिए कुछ ऐसा आप टिप देना चाहें फॉर द स्टूडेंट्स? सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ी चीज जो होती है एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, वो दो चीजें होती हैं। एक होती है स्मार्ट वे में स्टडी करना। बिल्कुल। बहुत बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं है कि मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका बहुत कम वेटेज होता है, हम्म। तो उनके हमें सिर्फ बेसिक्स करने हैं, थोड़े क्वेश्चन करके जो हाईएस्ट वेटेज टॉपिक्स हैं वो करके जाना है। सेकंड चीज ये करनी है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, कि जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम नहीं निकला तो और नहीं निकलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे हो जाएगा। और थर्ड चीज बस ये, प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं उनको सही करें, क्योंकि जब तक गलतियों पे वर्क नहीं करेंगे तब तक चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच सोमिल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू सर।